हेलो। वेलकम टू छत्तीसगढ़ सर्कल। कैसे हैं आप लोग? एग्जाम का टाइम चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम आए हुए हैं व्यापम की तरफ से। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी न किसी एग्जाम में लगे हुए होंगे। होप सो आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में। मैं प्राचीन इतिहास तथा मध्यकालीन इतिहास के बारे में 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको चैनल में जाके देख सकते हैं, है ना। उसका लिंक भी इसमें दे दूंगा इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में। ठीक है, आधुनिक इतिहास जो है हमारा मराठा जो है शासनकाल से स्टार्ट होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं। सन 1741 रघुजी प्रथम, याद रखेंगे इनका नाम, रघुजी प्रथम, जो कि एक मराठा शासक थे। ठीक है, के सेनापति कौन, भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के विरुद्ध आक्रमण किया, परंतु रघुनाथ सिंह ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, सन था 1741, शासक थे रघुजी प्रथम, मराठा शासक थे। उनकी एक सेनापति थे भास्कर पंत। उन्होंने रघुनाथ सिंह, जो एक कलचुरी शासक थे, के विरुद्ध अटैक किया। ठीक है, और कहाँ पे, रतनपुर पे। रघुनाथ सिंह एक्चुअली यहाँ पे ये बोला जाता है कि उनकी उम्र हो गई थी और वो इनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने क्या है, बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ पे जो 1741 से लेकर के 1800 1741 से लेकर के 1758 तक अप्रत्यक्ष शासन चला। कैसे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जैसे रघुनाथ सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं तो कुछ टाइम तक वो शासन करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1758 से लेकर के आगे जो है मराठा शासक छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करते हैं। ठीक है, तो इनके जो एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है, कौन, बिम्बाजी भोसले के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे भी। तो बिम्बाजी भोसले कौन थे भाई? प्रथम मराठा शासक थे। ठीक है, इनका जो राजधानी था, मतलब इनका जो है शासन क्षेत्र था, वो मुख्यतः रतनपुर था। रतनपुर राजधानी क्षेत्र से इन्होंने शासन किया। पहले तो प्रथम मराठा शासक थे, रतनपुर राजधानी क्षेत्र से इन्होंने शासन किया। और इनका जो है, देखिए, 1758 से लेकर के 1787 तक प्रत्यक्ष शासन किए ये। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कई लोक कल्याणकारी कार्य किए तथा कई प्रशासनिक कार्य भी इन्होंने किया। कुछ कुछ यहाँ पे इनके महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया तथा मंदिर में मूर्ति के समक्ष, देखिए, राम टेकरी का मंदिर कराया। वहां पे और एक इंपॉर्टेंट बात हुआ कि तथा मंदिर में मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़े मुद्रा में बिम्बाजी की मूर्ति। ठीक है, ये जो मूर्ति है ये उनकी पत्नी कौन, आनंदीबाई ने बनवाई थी। राम टेकरी मंदिर बिम्बाजी भोसले ने बनाया। उस मंदिर के जो मूर्ति है उनके सामने एक हाथ जोड़े मूर्ति बनी है और वो मूर्ति जो है बिम्बाजी भोसला का है। और ये मूर्ति बनवाई किसने है? तो उनकी पत्नी जो है आनंदीबाई ने बनाई है। आगे हम लोग देखते हैं भाई, दूधाधारी मठ कहाँ पे है? रायपुर में है। ठीक है, इसके बारे में दो चीजें जानना कि इसका जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य किसने कराया भाई? महंत बलभद्र दास ने। किंतु इनका जो जीर्णोद्धार का कार्य किसने कराया? बिम्बाजी भोसला ने। निर्माण महंत बलभद्र दास ने कराया, जीर्णोद्धार का कार्य जो है
भीमबाजी भोसले ने कराया। और कुछ महत्वपूर्ण बातें भीमबाजी भोसले के बारे में देखते हैं। मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन अपने साम्राज्य में शामिल करना, ठीक है, कब किया? देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मराठों ने छत्तीसगढ़ का उपभवन कब किया? उपभवन कब किया आप देखेंगे, आप एमसीक्यू वगैरह लगाएंगे तो कई बार इस चीज को पूछा गया है। मतलब मराठों ने एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में शासन कब किया, इसका मतलब ये है तो 1758 में, क्योंकि यहीं से प्रत्यक्ष शासन स्टार्ट हुआ था। बिम्बा जी की कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी, ठीक है। एक आनंदीबाई, है ना, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि मूर्ति बनाई थी बिम्बा जी की, कहाँ पे? राम टेकरी मंदिर में। इनकी दूसरी पत्नी जो है वो है रमाबाई, और इनकी तीसरी पत्नी जो है वो उमाबाई है। याद रहेगा, आनंदीबाई, रमाबाई और उमाबाई। आगे देखते हैं भाई, ये जो आनंदीबाई है ने बिम्बाजी की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु, इनकी मृत्यु भी याद रखना, 7 दिसंबर 1787 के पश्चात, इनकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने शासन किया, ठीक है। 1787 से लेकर के 1801 तक सत्ता की बागडोर संभाली, ठीक है। और इनके समकालीन, देखो कई बार ऐसा पूछा गया भाई, ये आनंदीबाई जब शासन की थी तो इनके समकालीन शासक कौन कौन थे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, खुद बिम्बाजी होंगे इनके समकालीन, क्योंकि इनकी पत्नी थी। और इनका शासन कब कब कहाँ से कहाँ तक चला? 58 से 87 तक चला। फिर चिमड़ा जी थे इनके समकालीन, ठीक है, जिनका शासनकाल क्या है? 87 से 88 तक चला, ठीक है। फिर तीसरे जो थे वो व्यंकोजी भोसला थे, इनका शासनकाल 88 से 1811 तक चला, ठीक है। 3 समकालीन शासक थे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बिम्बाजी के बारे में। बिम्बाजी भोसला परगना पद्धति के सूत्रधार कहे जाते हैं। परगना पद्धति से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इनके सूत्रधार कौन है और इनके जन्मदाता कौन है, ठीक है। जिसके जन्मदाता कौन है? विठल राव, या जन्मदाता मतलब लागू करता, विठल राव दिनकर थे, ठीक है। विठल राव दिनकर मतलब ये कौन थे? सूबा प्रमुख थे या सूबेदार थे, ठीक है। सूबा प्रमुख इन्हीं को सूबेदार कहते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई परगना पद्धति के सूत्रधार कौन है? तो बिम्बाजी भोसला। और परगना पद्धति के जन्मदाता या लागूकर्ता कौन है? तो विठलराव दिनकर। और विठलराव दिनकर कौन थे? सूबा प्रमुख सूबेदार थे। आगे देखते हैं, बिम्बाजी भोसला राज्य का संपूर्ण लगान वसूली करता था तथा लगान का कोई हिस्सा नागपुर नहीं देता था। याद रखेंगे, बिम्बाजी भोसला छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी लगान वगैरह उनको मिलता था वो कलेक्ट तो करते थे, लेकिन नागपुर वो नहीं भेजते थे, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये जो मराठा शासन का जो केंद्र बिंदु था वो नागपुर था, ठीक है। लेकिन नागपुर को कोई भी लगान का पैसा नहीं देते थे। आगे थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, कमा विंशदार के बारे में कुछ चीजें बोला गया है। परगना का सर्वोच्च अधिकारी होते थे, ठीक है। किसका? परगना का सर्वोच्च अधिकारी होते थे कमा विंशदार। और ये सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होते थे। 2 चीजें परगना कमा विंशदार के बारे में जानना, कि परगना का तो सर्वोच्च अधिकारी होते थे और सूबेदार के प्रति भी इनकी उत्तरदायी हुआ करती थी, ठीक है। और कुछ चीजें देख लेते हैं, ये बिम्बा अभी इसके बाद जो मैं बताऊंगा पॉइंट, ये भी बिम्बाजी से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं, बिम्बाजी भोसले ने किनको? मोहम्मद खां तारन को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले मदनगढ़ किले क्षेत्र के 5 स्थान, ठीक है, 5 स्थान जो है क्या किए थे? भेंट किए थे। कौन कौन से 5 स्थान? अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर और किकरदा। किसको किए थे? मोहम्मद खान तारन को। कौन से एरिया में? मदनगढ़ किले में। किस लिए? तो सैन्य सेवा में बहादुरी के लिए। आगे देखते हैं,
रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा मराठा शासक था जिन्होंने रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया? तो बिम्बाजी भोसले। संघमेश्वर शिव मंदिर कहाँ पे है? रतनपुर में है, का निर्माण कराया। तो देखिए इनके मंदिर निर्माण में दो जगह का उल्लेख है, एक है राम टेकरी मंदिर, वो भी रतनपुर में है, और संगमेश्वर मंदिर, वो भी रतनपुर में है। दोनों का निर्माण किसने कराया? भीमबाजी भोसले ने। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नागपुर के भोसला वंश से छत्तीसगढ़ के मराठा शासक, ठीक है, नागपुर के भोसला वंश से छत्तीसगढ़ के मराठा शासक, ठीक है। देखिए पहले अवधि देख लेते हैं भाई, 1758 से लेकर के 1787। कौन थे? बिम्बाजी भोसले। फिर उनके बाद 87 से लेकर के 88 कौन थे? चिमड़ाजी भोसले। फिर 88 से लेकर के मतलब 1788 से लेकर के 1811 तक कौन थे? व्यंकोजी भोसले। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग 1811 से लेकर के 1816 तक कौन थे? पुरसाजी परसोजी भोसला। फिर उसके बाद 1816 से अगर हम लोग देखेंगे तो अप्पाजी भोसला। ये टाइम ड्यूरेशन आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं इनके एक महत्वपूर्ण शासक और व्यंकोजी भोसला। इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में क्या स्टार्ट हुआ? सूबा व्यवस्था लागू हुआ। तो जो सूबा व्यवस्था लागू हुआ तो किनके टाइम? व्यंकोजी भोसले के बारे में। यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन दिया है, देखो 1741 से 1845 तक छत्तीसगढ़ में मराठा शासन चला। बिल्कुल पूछ सकता है कि वे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कब तक चला और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो 1741 से 1741 से स्टार्ट हुआ था, 1845 तक चला था। चलिए देख लेते हैं कुछ कुछ है और शासन प्रशासन, सूबेदार कौन थे और यूरोपीय यात्री कौन कौन आए थे? देखिए भाई, एक यूरोपीय यात्री आया था मिस्टर लैंकी। एक यूरोपीय यात्री आया था मिस्टर लैंकी और टाइम था 1790। इस समय जो शासक थी वो थी आनंदीबाई और सूबेदार जो थे वो महिपत राव थे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं दूसरे जो यूरोपीय यात्री आए थे वो फॉरेस्टर थे। फॉरेस्टर वो भी 1790 में आए। ठीक है, उस समय जो शासन प्रशासन कौन देख रहे थे? तो जो शासन प्रशासन उस समय देख रहे थे व्यंकोजी भोसले, और इनके सूबेदार कौन थे? महिपत राव ही थे। आगे चलते हैं तो मिस्टर ब्लंट आए 1795 में, 1795 में। उस समय शासक कौन थे भाई? व्यंकोजी भोसले। और सूबेदार कौन थे? विठल राव दिनकर। आगे हम लोग देखते हैं कोलब्रुक 1799 में आए। उस समय शासक कौन थे? व्यंकोजी भोसले। ठीक है, उस समय शासक जो थे वो व्यंकोजी भोसले थे। ठीक है, और यहाँ पे सूबेदार थे केशव गोविंद। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा मराठा जो है शासक थे जिनके शासन काल में मैक्सिमम जो है यूरोपीय यात्री आए? तो यही थे। आगे देखते हैं हम लोग धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक रघुजी तृतीय थे। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है
कि जब धमधा के गोंड राजा के विद्रोह हुआ, है ना, उस समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? तो रघुजी तृतीय थे। बाबू रेवाराम मराठा कालीन इतिहासकार लेखक थे। कई बार पूछा गया है कि बाबू रेवाराम जो है कौन से कालीन, मराठा थे कि कलचुरी थे? तो मराठा कालीन इतिहासकार थे। वे रतनपुर निवासी थे। रतनपुर निवासी थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार भी इन्हें माना जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, देखो। बाबू रिवाराम मराठा कालीन थे, रतनपुर निवासी थे, और छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी इनको माना जाता है। इन्होंने इनकी रचना के बारे में बताएं। इन्होंने तारीख ए हैहवंशी, रतनपुर का इतिहास और रत्न परीक्षा जैसी रचनाएं भी लिखी हैं। तारीख ए हैहवंशी, रत्नपुर का इतिहास, रत्न परीक्षा आदि जो है रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। आगे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बचा है, इनके बारे में देखते हैं। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन था? दीवान या घोड़ो महादेव था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी क्या था? दीवान घोड़ो महादेव था। इसके पहले नीलकंठ था स्टार्टिंग में, ठीक है। कब? 1756 में। बस्तर आक्रमण, देखो, बस्तर में जब इन्होंने आक्रमण वगैरह किया 1756 में, तो नीलकंठ इनका क्या था? प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। बाद में क्या है? घोड़ो महादेव जो है बना। चलिए ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई सूबा शासन के बारे में। सूबा शासन के बारे में अनेक क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। सूबा शासन, ठीक है। तो सूबा शासन से जुड़ा हुआ शब्द है सूबेदारी प्रथा। सूबेदारी का प्रथा सूबेदारी प्रथा का प्रारंभ व्यंकोजी भोसले ने किया। व्यंकोजी की शासनकाल जो है कहां से कहां तक चला? 1788 से 1811 तक चला, तथा यह प्रथा भी 1788 से 1811 तक ही चली। बिल्कुल याद रखने वाली चीजें हैं। जब जब तक व्यंकोजी का शासनकाल चला, सूबा प्रथा भी उसी टाइम तक ही चला, ठीक है। और उन्होंने प्रारंभ भी किया था। इस काल की राजधानी, मतलब सूबेदारी प्रथा वाली जो टाइम था, इस काल की राजधानी रतनपुर थी, ठीक है। मतलब इसको सूबा शासन काल भी बोल सकते हैं। तो उनका क्या था? तो रतनपुर थी। सूबा शासन काल में कमाविंसदार का पद भी था, ठीक है। मैंने इसके बारे में बता भी चुका हूं इसके पहले। तो कमाविंसदार का पद भी था। सूबा शासन काल में छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था। जब ये सूबा शासन काल चल रहा था ना, उस समय छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था। मतलब नागपुर से डायरेक्ट ये कंट्रोल में आता था छत्तीसगढ़। अब देखते हैं भाई, जब सूबा शासन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग सूबेदार के बारे में पढ़ेंगे। सूबेदार छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन अधिकारी थे। किसके अधीन? मराठों के अधीन। प्रतिनिधि अधिकारी थे या प्रतिनिधि? मराठा शासक ही शासन किया करते थे। देखो, होता क्या था कि सूबेदार जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को देखते थे, किसी एक राज्य को देखते थे, लेकिन पूरा कंट्रोल जो है शासक के अधीन ही था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सूबेदार जो है पूरी तरह से शासन को संभाल रहे थे, ऐसा नहीं था। सूबेदारों का चयन कर संग्रहण कुशलता के आधार पर होता था। देखिए, कौन सूबेदार है, कितने अच्छे से टैक्स कलेक्ट कर पा रहा है, इस आधार पर उनका चयन होता था। जैसे मान लो कि कोई अच्छे से कलेक्शन नहीं कर पाते थे तो उनको हटा दिया जाता था पद से। यह पद वंश परंपरागत नहीं होता था, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सूबेदार बन गया है तो उसका बेटा जो है सूबेदार बनेगा, ये कोई आधार नहीं था। आधार ये था सूबेदार बनने का कि जैसे किसी को बना दिए तो वो मैक्सिमम कलेक्ट करेगा टैक्स,
या जो जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके देगा वो उतना अधिक समय तक सूबेदार बना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। सूबेदार, शासनकाल और सूबेदार शासनकाल और विशेष देखते हैं। सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिनकर। भाई शासनकाल क्या था? 1788 से 1790। कितने साल? 2 साल। ठीक है। क्या हुआ? प्रथम मराठा सूबेदार बने। अच्छी बात है भाई। इनके टाइम जो है यूरोपीय यात्री मिस्टर लैंकी आए, फॉरेस्टर आए। ठीक है। तो लैंकी और फॉरेस्टर दोनों का ही टाइम एक जैसे है, देखो 1790 और 1790 इन टाइम में दोनों आए। इनके शासनकाल में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। इनका आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष हुआ। देखिए, क्योंकि ये समकालीन थे किसके? आनंदीबाई के। तो जब ये सूबेदार बने थे तो पूरी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। इसका आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष हुआ। इनका जो है आनंदीबाई से सत्ता के लिए उनसे संघर्ष भी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विठल राव दिनकर। इनका शासनकाल देख लीजिए भाई, 1790 से 1796। कितने साल? 6 साल। ठीक है। यूरोपीय यात्री मिस्टर कौन? जेटी ब्लंट। कौन आए? जेटी ब्लंट। कौन आए? जेटी ब्लंट। ठीक है। और कब आए? 1795 में छत्तीसगढ़ की यात्रा की। परगना पद्धति के जन्मदाता कहलाते हैं कौन? विठल राव दिनकर। छत्तीसगढ़ में परगना प्रणाली शुरू की इन्होंने। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट भवानी कालू है। टाइम क्या है इनका? 1796 से 1797। 1 साल के लिए ये सूबेदार बने। ऐसा कुछ काम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं केशव गोविंद। केशव गोविंद का टाइम काल जो है 1797 से लेकर के 1808 तक। ठीक है। यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आया इनके शासनकाल में, केशव गोविंद के टाइम। इनके शासनकाल में पिंडारियों का प्रथम आक्रमण हुआ तथा इन्होंने रक्षा की। सॉरी। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सूबेदार थे जिनके शासनकाल में पिंडारियों ने प्रथम आक्रमण किया? तो आप बोलेंगे केशव गोविंद। और केशव गोविंद ने उनको भगाया और जनता की रक्षा की, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कौन थे पिंडारी। ये पिंडारी वर्ड आप कई मूवी में भी देखे होंगे, है ना। तो पिंडारी कौन होते हैं? देखो, देखना क्या है, पिंडारियों का भय, आतंक। ठीक है। कब से कब तक चला? 1806 से 1810 तक। क्या थे? 25,000 लुटेरों का झुंड था ये। कौन? पिंडारी। पिंडारियों का प्रमुख लहवरिया कहलाता था। निवास क्षेत्र क्या था? पेंड्रा। तो ये जो पिंडारी थे वो बेसिकली बहुत बड़े लुटेरों का गैंग था। 25,000 के आसपास लुटेरे उसमें थे, है ना। और इनका जो प्रमुख था हुआ करता था, उसको लहवरिया ऐसा करते थे। ठीक है। और इनका आतंक कब से कब तक चला? 1806 से 1810 तक। आगे देखते हैं कुछ और सूबेदार हैं। बिंकोजी पिंडरी, इनका शासनकाल भी 1 साल तक चला। 1808 से 1809 तक बने। ठीक है। ये 1 साल का हुआ। आगे देखते हैं हम लोग भिकाजी गोपाल, भिकाजी गोपाल ऐसा करके इनको बोलते हैं। इनका शासनकाल 8 साल तक चला, 1809 से 1817 तक। ठीक है। कितने साल का?
8 साल का। आगे देखते हैं हम लोग। सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया। सरगु ये जो है सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किए कौन? भिकाजी गोपाल। इनके शासनकाल काल में पिंडारियों ने लूट की, अर्थात पिंडारियों के उपद्रव प्रारंभ हुआ। देखो, भिकाजी गोपाल के समय जो पिंडारी थे ना, अभी मैंने जिनके बारे में बताया, ने लूट की थी, अर्थात पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ था इनके शासनकाल में। आगे देखते हैं। सखाराम हरि एवं सीताराम टांटिया, है ना, इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया। उनके बारे में दिया कि 1817 तक हो करके। आगे देखते हैं। यादव राव दिवाकर, शासनकाल क्या है? 1817 से 1800। इनके शासनकाल में पिंडारियों की शक्ति का अंत हुआ। कब? 1818 में इन्होंने पिंडारियों की शक्ति को खत्म कर दिया। आगे थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है अपना मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों प्रांत जो थे ना, उनको परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऐसा करके क्वेश्चन आया था, याद रखना, कमा मिलता है। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित कर दिया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऐसा करके क्वेश्चन था। तो भाई उनके अधिकारी जो है कमा मिलता थे। मराठा परगना मराठा प्रशासन का एक अंग था। परगना जो था मराठा प्रशासन का एक अंग था। देखते हैं आगे। परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे भाई? बिंबाजी भोसला। परगना पद्धति को लागू करने वाले सूबेदार कौन थे भाई? विठल राव दिनकर। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण। ठीक है। मराठा शासन काल में दान दिया गया ग्राम क्या कहा जाता था? उसको बोला जाता था मुकासा ग्राम। आगे देखते हैं। मराठा कालीन परगनों में सीबंदी व्यवस्था थी, जो पुलिस व्यवस्था के समरूप थी, जिसमें कमामिंसदार के अधीन सीबंदी होते थे, जो गांवों, कस्बों व नगरों में पुलिस चौकियों में रहते थे। मराठा कालीन कुछ प्रचलित भूदान व्यवस्था। मोकासा, इसका मतलब था ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव। सेकंड क्या था? धर्म दाय, इसका मतलब है धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव। आगे देखते हैं। देवस्थान, इसका मतलब है मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव। नामनुख, इसका मतलब है ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है ऐसा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, पूछा जा सकता नहीं, पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। भोसला शासकों मराठा कालीन की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर भी लिए जाते थे। जैसे कौन कौन सा कर? टकोली, है ना, जमींदारों द्वारा दे वार्षिक नजराना। दूसरा क्या है? शायर, ये जो था आयात निर्यात में विक्रय कर। एक कलाली, ठीक है, कलाली जो है आबकारी कर, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क।
पंडरी पंडरी जो है ये गैर कृषि व्यवसायों पर कर। आगे देखते हैं हमारा है ना सेवई। ठीक है, सेवई जो है कई अस्थाई करों का समूह, अर्थदंड या जुर्माना राशि। आगे देखते हैं थोड़ा सा जमींदार जमींदारी कर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आयात किए गए अनाज पर लगाया गया कर को हम लोग क्या बोलते हैं, जमींदारी कर। आगे देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटेल का पद समाप्त कर दिया जब इन्होंने शुरू में छत्तीसगढ़ में नियंत्रण लिया था। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटेल का पद जो है समाप्त कर दिया जब इन्होंने शुरू में छत्तीसगढ़ को नियंत्रण में लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्थाएं। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। ठीक है, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। दूसरा क्या है, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ बोली में। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोली में छ आगर छ कोरी। देखो, छ आगर छ कोरी का मतलब होता है 126। मराठाकालीन छत्तीसगढ़। ठीक है, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ 1818 के पूर्व एक मन मतलब 8 पंसेरी करके होता है। याद रखना, ये शायद कोई क्वेश्चन आया होगा जिसको मैं नोट किया हूँ। मराठाकालीन अधिकारी। ठीक है, मराठाकालीन अधिकारी पहले थे भाई सूबेदार। ठीक है, सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, सैनिक, दीवानी, फौजदारी मामले विभाग का प्रमुख हुआ करता था। भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था सूबेदार। उसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं कमामिंसदार। कमामिंसदार क्या करते थे, परगना का सर्वोच्च अधिकारी था। सूबेदार सूबा का सर्वोच्च अधिकारी, ये परगना का सर्वोच्च अधिकारी। सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। अपने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, राजस्व वसूली, टीका और नजराना रक्षाबंधन में दिया जाता था। ठीक है, ग्राम प्रधान। आगे देखते हैं गौटिया। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी, ग्रामीण शासन का संचालन प्रमुख कार्य इनका होता था। वस्तुतः यह कल्चुरी कालीन पद किंतु मराठा कालीन में भी बना हुआ। कौन, गौटिया, मतलब मराठा कालीन में भी था, कल्चुरी शासन में भी था। आगे जो है पटेल, मराठा कालीन में सृजित नया पद लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था। फडणवीस। ठीक है, फडणवीस आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता था। बरार पांडे, यह प्रत्येक गांव के कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। किस आगे देखते हैं पंडरी पांडे, मादक द्रव्य से होने वाले आय का हिसाब रखने वाले अधिकारी। पोथदार, राजकोष अधिकारी, खजांची था, परगने का आय व्यय का हिसाब रखता था। बढ़कर, परगनों की फसलों की दशा व अन्य सूचना भेजने वाला अधिकारी कमामिसदार को। गौटिया एवं पटेल का सहयोगी होता था। कौन, कोटवार। पौनी, पौनी क्या था, विशेष सेवादार। छत्तीसगढ़ के अधीन मराठा
छत्तीसगढ़ के अधीन मराठा शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1817 में के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ना हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीताबर्डी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और अंततः मराठों को अंग्रेजों की सहायक संधि, नागपुर की संधि स्वीकार करनी पड़ी। देखो इस कौन सा युद्ध ऐसा हुआ था जिसमें मराठा क्या है, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई और उनको अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करना पड़ा था। अब इसके परिणाम क्या हुआ, ठीक है। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हुआ है और कारण क्या था, रघुजी तृतीय आर्थरी का अल्पायु होना। छत्तीसगढ़ 1818 में प्रथम बार ब्रिटिश शासन के अधीन आया, ठीक है। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अनेक सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए गए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ 1818 में प्रथम बार कब आया था, तो प्रथम बार ब्रिटिश शासन के अधीन आया। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अनेक सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए। कैप्टन एडमंड 1818 में छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम जो है अधीक्षक कौन थे, तो एडमंड। राजधानी रतनपुर था। 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ। खैरागढ़ के जमींदार के सहयोग से एडमंड ने विद्रोह का दमन कराया। इनका और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि खैरागढ़ के जमींदार को डोंगरगढ़ क्षेत्र भी मिल गया। आगे देखते हैं कैप्टन वॉन्स एगेन्यू। टाइम क्या था, 1818 से 1825। इन्होंने क्या किया था, कैपिटल चेंज किया था, राजधानी का परिवर्तन किया था। कब, 1818 में। कहां से कहां, रतनपुर से रायपुर। 27 परगना को 8 परगना में, फिर इसको 9 परगना उन्होंने किया। आगे देखते हैं, परगना ढांचे का पुनर्गठन किया। व्यवस्था में सुधार हेतु पटेल पद समाप्त कर दिया और निम्न पदों की नियुक्ति की। बरार पांडे, पोद्दार और अमीन। भू राजस्व सुधार। भू राजस्व को 3 किस्तों में देने का प्रावधान किया। प्रत्येक परगने में अमीन नियुक्त हुई कि, तो ये अमीन का पद जो है वो इन्हीं के टाइम से है। 20 से 30 गांवों के लिए पांड्या अधिकारी नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि इनके शासन काल में कुछ प्रमुख विद्रोह हुआ था। एक 18 से 25, ठीक है। फिर 1824 से 1825, ठीक है। 1818 में नवागढ़ का विद्रोह हुआ, ठीक है। और महारसिया विद्रोह करता थे जमींदार। गौड़ विद्रोह हुआ 1818 से लेकर के 1825 में। और इनके जो विद्रोह करते हैं धमधा के गुण राजा, ठीक है। सोना खान विद्रोह, ठीक है। और क्या है, रामसाय। परड़कोट का विद्रोह है ना, विद्रोह करता ज्ञान सिंह। सावंत भारती का विद्रोह, लेकिन टाइम नहीं दिया है। और इसमें क्या थे, सावंत भारती। कैप्टन वॉन्स एगेन्यू ने प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। ब्रिटिश नियंत्रण काल में राज्य में घटित घटनाएं। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं हुआ, ठीक है। ब्रिटिश शासन, भोसला शासन की समाप्ति नहीं। देखो ब्रिटिश नियंत्रण में राज्य में घटित घटनाएं, तो जैसे क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं हुआ, शुरू में नहीं हुआ। भोसला शासन की समाप्ति शुरू में नहीं हुआ। राजधानी का स्थानांतरण हाँ हुआ, राजधानी का स्थानांतरण हुआ। तहसीलदारी व्यवस्था का
प्रारंभ नहीं हुआ। आगे देखते हैं, टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना था, जो मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था तथा ब्रिटिश नियंत्रण में काल में प्रचलित था। आगे देखते हैं, इस राज्य वर्तमान छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की रघुजी तृतीय की अल्प अवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। देखो यहाँ भी डिसीजन हुआ कि भाई जब 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अपवयस्कता समाप्त होने तक, जब तक ये वयस्क नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इनके एरिया को हम लोग संभालेंगे करके, ठीक है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति, छत्तीसगढ़ की प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति हुई। आगे क्या है, सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंस के अधीन कार्य करना पड़ता था, मतलब उनका कंट्रोल सेंटर क्या था, नागपुर था। इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण, ब्रिटिश नियंत्रण काल स्थापित होने के पहले इस राज्य के शासक अप्पाजी भोसले थे। इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण, ब्रिटिश नियंत्रण काल स्थापित होने से पहले इस राज्य के शासक अप्पाजी भोसले थे, जिनका शासनकाल 1816 से 1818 ईस्वी तक रहा। इस वीडियो में इतने ही, इसका और एक पार्ट आएगा जिसमें हम लोग कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।